चैप्टर का नाम है आपका यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन और मोर देन 40% ये जो चैप्टर है इसका जो बेसिक आइडिया है वो आपको पढ़ा हुआ है आपका। तो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि फंडामेंटल क्या है। फंडामेंटल का मतलब क्या है? फंडामेंटल कह लो, बेस कह लो। बेस क्या मतलब होता है? अगर मैं ये कहता हूं कि ये फंडामेंटल है, ये बेस है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है कि वो अकेला है। वो अकेला है। जो लोग फंडामेंटल हैं, जो लोग बेस हैं, वो अकेले हैं। मतलब वो किसी और पर डिपेंड नहीं करते। जैसे आप देखो ना, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स ले लो, ए बी सी अप टू जेड, एक्स वाई जेड। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो लेटर ए है ये किससे मिल करके बना है, तो आंसर क्या आएगा? ये तो अकेला है, ये अपने आप में यूनिक है, ये किसी से मिल करके तो नहीं बना। क्या बी किसी से मिल करके बना है? नहीं। लेकिन अगर हम एक स्पेलिंग आपके सामने रखें फिजिक्स, एक स्पेलिंग है आपके लिए फिजिक्स, तो ये जो फिजिक्स है वो किससे मिल करके बनी है? तो इसी अल्फाबेट में एक लेटर पी लिया गया है, एक लेटर एच लिया गया है, ऐसे वाई लिया गया है। तो फिजिक्स जो है वो किससे मिल करके बना है? वो इनसे मिल करके बना है। लेकिन ये किससे मिल करके बने हैं? तो ये अपने आप में क्या है? यूनिक है। ये अपने आप में क्या है? अकेले हैं। और इसीलिए ये क्या है? फंडामेंटल। तो फंडामेंटल का मतलब हो गया जो अकेला है, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। और डिराइव्ड का मतलब हो गया जो डिपेंडेंट है। डिराइव्ड का मतलब हो गया जो डिपेंडेंट है, जो किसी और से मिल करके बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं डिराइव्ड। और जो अकेले हैं उनको क्या कहते हैं? फंडामेंटल। ठीक है। तो यही सिचुएशन जो है फिजिक्स में भी है। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? तो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं अगर आपसे ये बोलूं कि फिजिकल क्वांटिटी प्रॉपर्टीज हैं तो गलत हो जाएगा। फिजिकल क्वांटिटीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको आप कैलकुलेट कर सकते हो। प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी होती हैं, जैसे कि एक प्रॉपर्टी हम यहां पर लिखते हैं डांसिंग। डांसिंग एक प्रॉपर्टी है, लेकिन क्या आप इस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। स्टेटमेंट जरा सुनो, समझो। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ए ने बी से ज्यादा अच्छा डांस किया, ए ने बी से ज्यादा अच्छा डांस किया, तो आप मुझसे फिजिक्स के स्टूडेंट्स बन करके पूछ सकते हो कि कितना अच्छा किया। तो क्या मैं इस कितने का जवाब दे सकता हूं? नहीं। मैं ये नहीं बता सकता कि ए ने बी से कितना अच्छा डांस किया, क्योंकि कितना लगा करके आप हमसे क्या पूछ रहे हो? क्वांटिटी, वैल्यू पूछ रहे हो। और डांसिंग वाली प्रॉपर्टी का हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज, जैसे एक प्रॉपर्टी है टेम्परेचर। तो अगर मैं आपसे एक स्टेटमेंट देता हूं कि देखो आज कितनी ठंड है, तो आपने फिर मुझसे पूछा बताइए कितनी ठंड है, फिर आपने कितना लगा दिया, तो मैं आपको बता सकता हूं कि भाई इतनी ठंड है कि जो टेम्परेचर है वो -4 डिग्री सेल्सियस है। तो इस प्रॉपर्टी को, यानी कि ठंड वाली प्रॉपर्टी को और गर्म वाली प्रॉपर्टी को, ठंड मतलब कोल्डनेस और गर्म मतलब हॉटनेस, तो हॉटनेस और कोल्डनेस क्या है? प्रॉपर्टी है। लेकिन इस प्रॉपर्टी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिस प्रॉपर्टी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी। और भी प्रॉपर्टीज है, जैसे देखिए लाफिंग। लाफिंग,
ये एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। आज मैं बहुत हंस रहा हूं, आपने पूछा फिर एक बार कितना हंस रहे हैं आप, तो फिर हम इस कितने का जवाब दे सकते हैं? नहीं। तो देयर आर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जिनको कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, और नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं जिनको कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो हेडिंग है आपकी फिजिकल क्वांटिटीज। तो हेडिंग है आपकी फिजिकल क्वांटिटीज, लिख लीजिए डेफिनेशन। फिजिकल क्वांटिटीज आर सच प्रॉपर्टीज, फिजिकल क्वांटिटीज आर सच प्रॉपर्टीज, फिजिकल क्वांटिटीज आर सच प्रॉपर्टीज which are measurable. Physical quantities are such properties which are measurable. which are measurable को अंडरलाइन कर दीजिए आप। तो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका मेजरमेंट यानी जिनका कैलकुलेशन किया जा सकता है, ठीक। अगर हम एग्जाम्पल लिखने को आगे बढ़ें तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन फिर भी जैसे लेंथ एक प्रॉपर्टी और इसको आप निकाल सकते हो। लेंथ का मतलब और कुछ भी होता है, लेंथ इज आल्सो ए टाइप ऑफ हाइट। जो हाइट है वो एक प्रकार की क्या है? लेंथ है। जब आप उसको अप में करते हो मेजरमेंट तो हाइट बन जाती है, और जब डाउन में करते हो मेजरमेंट तो डेप्थ बन जाती है। तो फिजिक्स में जो लेंथ का मतलब है, लेंथ मतलब हाइट होता है, और हाइट को आप क्या कह सकते हो? डेप्थ। डिफरेंस लेवल कितना है भाई? अगर आपने अप में मेजरमेंट किया तो उसको क्या कहते हो? हाइट। अगर आपने डाउन में मेजरमेंट किया तो वो क्या हो गया? डेप्थ। या फिर आप इसको बोल सकते हो ब्रेड्थ। चौड़ाई भी तो एक तरीके की लेंथ होती है, बोलो। तो लेंथ आपकी एक प्रॉपर्टी होगी। अभी मैंने टेम्परेचर देखा था, टेम्परेचर प्रॉपर्टी होगी, एंड मैनी मोर, कितने आप देख सकते हो? बहुत सारे, ठीक है। अब जब ये फिजिकल क्वांटिटीज हो गया तो इसको जो है दो हिस्सों में यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, क्योंकि ये इतनी सारी थी कि इनको एक साथ नोटिस कर पाना या इनको एक साथ स्टडी कर पाना थोड़ा मुश्किल था। और बहुत सारी ऐसी भी प्रॉपर्टीज हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटीज नहीं भी होती हैं, लेकिन हमें केवल उनकी बात करनी है जो मेजरेबल है, यानी जो क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। तो इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। ये सारी बातें आपको पता हैं। तो जैसे ही इन फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो तैयार हुआ टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, पीक्यूएस। पीक्यूएस का फुल फॉर्म है फिजिकल क्वांटिटीज। एक पार्ट बना आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, पीक्यूएस मींस फिजिकल क्वांटिटीज। इनको आप बेस भी कहते हैं। और अभी अभी थोड़ी देर पहले बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में हमने आपको फंडामेंटल का मतलब बता दिया, यानी ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कैसी होंगी? इंडिपेंडेंट, ये किसी और से मिल करके नहीं बनेगी। और दूसरी जो टाइप्स है वो आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो फंडामेंटल से तैयार होती हैं। जैसे फिजिक्स की जो स्पेलिंग है वो किससे तैयार हुई थी? इंग्लिश अल्फाबेट के जो ए से जेड तक के फंडामेंटल लेटर्स थे। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में क्या कहा जा सकता है? दीज आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। पीक्यूएस मींस फिजिकल क्वांटिटीज। तो एक तो ये इंडिपेंडेंट होती हैं, और इनके लिए हम क्या कह सकते हैं? These form by fundamental physical quantities। और ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिल करके तैयार होती हैं। PQS मींस फिजिकल क्वांटिटीज।
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में कुल कितने एग्जाम्पल है? टोटल 7 है। लेंथ हमारी फंडामेंटल है। लेंथ को हम लोग और कई नामों से जानते हैं। लेंथ को हाइट के नाम से भी जानते हैं, लेंथ को डेप्थ के नाम से भी जानते हैं, और लेंथ को हम लोग ब्रेड्थ के नाम से भी जानते हैं। ये सारी की सारी टाइप्स ऑफ लेंथ ही तो है। लेंथ के बाद आपका मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट के बाद में टेम्परेचर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। आफ्टर दैट ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कनेक्टेड विद ब्राइटनेस, चमकीलापन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वो ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद एक और है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टोटल अगर आप काउंट करें तो 7 होनी चाहिए। अगर आप काउंट करके देख लें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आपकी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं और कौन कौन सी डिराइव्ड है, इसका भी पूरा एक पैनल फिजिक्स का बैठता है और तब ये सब डिसाइड करता है। तो जब ये सारा का सारा ऑब्जर्वेशन चल रहा था तो एक्सपर्ट्स ने मिल करके 7 जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज डिसाइड करी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में देखो एक बड़ा ही फेमस है आपका स्पीड। अब जब तुम स्पीड निकालते हो तो किसकी हेल्प लेते हो? डिस्टेंस की और टाइम की। डिस्टेंस एक प्रकार की क्या है? लेंथ ही तो है। डिस्टेंस एक प्रकार का क्या है? लेंथ है। तो देखो स्पीड को बनाने में आपका जो है लेंथ आता है और टाइम आता है। तो स्पीड किनकी हेल्प से बनता है? लेंथ और टाइम की हेल्प से बनता है। और इसलिए स्पीड क्या हो गया? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक। वेलोसिटी, वेलोसिटी किसकी हेल्प से बनता है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम की हेल्प से बनता है। तो वेलोसिटी में जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक प्रकार की क्या है? लेंथ है। तो ये भी आपकी डिराइव्ड हो गई। और फिर आप देखो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किससे मिलकर के बनता है? वेलोसिटी और टाइम से। तो वेलोसिटी पहले से ही डिराइव्ड है, तो एक्सेलरेशन को बनाने में कौन आ रहा है? वेलोसिटी और टाइम। तो वेलोसिटी ऑलरेडी क्या है? डिराइव्ड, और टाइम और वहां पे काउंट हो गया। तो इस तरीके से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो बहुत सारी हैं। फंडामेंटल जो होते हैं उनका जो नंबर होता है वो फाइनाइट होता है। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट के कितने फंडामेंटल लेटर्स हैं? तो आप बताओगे 26 है, 26 है, 27 तो नहीं है ना? ए से लेकर के जेड तक कितने हैं? 26 है। ऐसे हिंदी में भी जो आपके लेटर्स हैं वो भी आपके जो है फंडामेंटल्स हैं। लेकिन डिराइव्ड वालों में कितने होते हैं, डिराइव्ड कितने होते हैं, कोई नहीं जानता। इतनी मोटी डिक्शनरी है। इसी तरीके से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग नई नई फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानने लगते हैं। ठीक है। जब ये मीटिंग हुई कि चलो फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड कर देते हैं और क्लासिफिकेशंस के बाद में ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, तो मीटिंग के कुछ दिनों बाद, करीब करीब 2 साल बाद जो फिजिक्स का पैनल था, जो एक्सपर्ट्स बैठे थे, जिन लोगों ने मिल करके ये डिसाइड किया कि ये फंडामेंटल है और ये डिराइव्ड है, तो करीब करीब 2 साल बाद उनको लगा कि कुछ छूट गया है। लेकिन टाइम चूंकि 2 साल हो गया था और वो ये डिसीजन ले चुके थे कि भाई ये आपकी फंडामेंटल और ये क्या है? डिराइव्ड है। और पूरा का पूरा जो है आपका यूनिवर्स में ये सब चीजें जा चुकी थी कि सब लोग ये जानने लगे थे कि फंडामेंटल में 7 लोग होते हैं और डिराइव्ड में बहुत सारे लोग होते हैं। 2 साल बाद उनको लगा कि कुछ कमी रह गई है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो छूट गई हैं। तो जो छूट गई थी उनको उन्होंने नाम दिया क्या? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। आपको सप्लीमेंट्री का मीनिंग तो पता ही है क्या? एडिशनल। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? एडिशनल। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के नाम से उन्होंने उन छूटी हुई फिजिकल क्वांटिटीज को लोगों के सामने रखा। मतलब उन्होंने इस पूरे पैटर्न को नहीं बदला, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की। उन्होंने कहा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज छूट गई हैं उस समय,
तो उनको हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में डाल देते हैं। और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में किसको लाया गया? एक तो एंगल को लाया गया और दूसरा किसको लाया गया? सॉलिड एंगल को लाया गया। तो एंगल और सॉलिड एंगल ये दो आपके क्या है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो एंगल है एक्चुअली इसका नाम है प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल्स आर द सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज और ये भी केवल दो ही है। प्लेन एंगल क्या होता है? तो प्लेन एंगल होता है एंगल फॉर्म बाय टू लाइंस। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो दोनों लाइनों ने जो एंगल बनाया दैट इज कॉल्ड द प्लेन एंगल। ठीक है। और सॉलिड एंगल क्या होता है? ये होता है एंगल फॉर्म बाय एरिया एट गिवन पॉइंट। एट गिवन पॉइंट किसी एरिया ने किसी गिवन पॉइंट पर जो एंगल बनाया है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। जैसे कि ये कोई एरिया है और ये पॉइंट है, तो इस एरिया ने पॉइंट पर जो एंगल बनाया है वो सॉलिड एंगल है। इस समय जो मेरा व्हाइट बोर्ड है वो आपकी आंखों में सॉलिड एंगल बना रहा है, क्योंकि जब आप बोर्ड को देख रहे हो तो आप क्या देख रहे हो? सामने एरिया देख रहे हो। उस एरिया से लाइट आ रही है। सपोज करते हैं कि आप बोर्ड का ये वाला हिस्सा देख रहे हो और ये आपकी आईज है, तो यहां से लाइट चल रही है और आपकी आंखों तक जा रही है, क्योंकि तभी आप देख पा रहे हो, अदरवाइज देखने की कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं हो। ये रहा सॉलिड एंगल। तो जब कोई एरिया किसी पॉइंट पर एंगल बनाता है तो क्या बन जाता है? सॉलिड एंगल। और जो ये सॉलिड एंगल है वो जब भी बनेगा तो वॉल्यूम अरेस्ट होगा। इसको भी ध्यान दें। ये जो सॉलिड एंगल यहाँ बना है, ये जो एंगल है वो सॉलिड एंगल है। इस पूरे के पूरे देखो ज्योमेट्री में वॉल्यूम अरेस्ट हुआ, एक कोन जैसी पिक्चर बन गई ना, और कोन जैसी पिक्चर के पास क्या होगा? वॉल्यूम होगा। क्या होगा? वॉल्यूम होगा। लेकिन जब दो लाइनें आपस में एंगल बनाती हैं तो जो अरेस्ट होता है वो क्या होता है? एरिया। अगर मैं अपने मार्कर से कुछ एंगल बनवा लूं, ये मार्कर इक्विवेलेंट टू लाइन है, तो देखो ये जो दो लाइनों के साथ ये जो अरेस्ट होता है ये क्या होता है? एरिया। एरिया मतलब प्लेन। एरिया मतलब क्या होता है? प्लेन। इसीलिए एंगल्स को नाम क्या दिया गया? प्लेन एंगल। और तब एक्सपर्ट्स ने जब ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज बताई तो ये भी नोटिस करने के लिए कहा गया कि ये जो एंगल होता है ये एरिया को अरेस्ट करता है, और जो ये वाला एंगल होता है वो किसको अरेस्ट करता है? वॉल्यूम। ठीक है। और अब जब ये इनकी डिस्कशंस के बाद, जब 2 साल के बाद इनको लाया गया, तो अब ये जो है एक्सेप्ट कर लिया गया कि अब हमने फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी काउंट कर ली हैं। डिराइव्ड का सिलसिला चलता ही रहेगा। ठीक है ना? जैसे जैसे आप सबसे पहले क्या सीखते हो? ए से लेके जेड तक सीखते हो, और छोटा बड़ा से लेकर के छत्रज्ञ तक सीखते हो हिंदी में। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो, आपके वर्ड्स, आपकी अपनी नॉलेज खत्म ही नहीं होती है। जैसे आप बड़े होते हो आप INDIA इंडिया सीखते हो, उसके बाद आप अपना नाम लिखना सीखते हो, और जैसे जैसे आप मूव करते जाते हो तो क्या सीखने की कोई लिमिट है कि अब इतने ही वर्ड्स होंगे? नहीं। सिमिलरली आपने 7 आपकी फंडामेंटल्स हो गई हैं, ये कभी नहीं रुकेंगे। ये मत बोलना कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हमने सब पढ़ ली है, सब खत्म। ये तो इतनी सारी हैं, जैसे जैसे आप क्लास टू क्लास आगे बढ़ते जाओगे इनके बारे में नई नई चीजें जानते जाओगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। नंबर वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में कोई डिफरेंस होता है क्या? नंबर वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, जैसे हमने कहा कि 4 ये एक नंबर है, लेकिन मैंने कहा 4 बुक्स, ये मेजर्ड वैल्यू, ये मेजरमेंट। मैंने कहा 100, 100 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये नंबर वैल्यू है। लेकिन जब मैं बोलूंगा 100 रुपीज तो ये क्या हो गया? मेजरमेंट, ये मेजर्ड वैल्यू।
जो मेजर्ड वैल्यू होती है या जो मेजरमेंट होता है, मेजर्ड वैल्यू या फिर आप बोल सकते हो मेजरमेंट, इसकी खास बात ये होती है कि आपको सबसे पहले तो नंबर वैल्यू मिलेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, न्यूमेरिकल या फिर आप नंबर कह सकते हो, नंबर वैल्यू मिलेगी, और फिर उसके साथ में यूनिट होता है, यूनिट। जैसे मैंने अभी 2 एग्जाम्पल आपको दी है कि 4 बुक्स, तो यहां पर 4 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो बुक्स है वो क्या है, यूनिट। अच्छा, यूनिट हटा देने से बड़ा ही कंफ्यूजन आ जाता है। देखिए 4 बुक्स तो क्लियर है सबको, ये 4 बुक्स का मतलब सबको क्लियर है कि 4 किताबें हैं। ये 4 का मतलब जो है कुछ और नहीं है, 4 का मतलब यहाँ पर क्या है, 4 किताबें। लेकिन अगर हम यहाँ पर बुक्स हटा दें, मैं केवल बोलूँ 4, आई हैव 4, तो कंफ्यूजन है, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या कहा जा रहा है कि 4 का मतलब यहाँ पर क्या है। तो जैसे ही हम किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट लगा देते हैं तो जो स्टेटमेंट होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं बचता। तो यूनिट की इंपॉर्टेंस देखिए, किसी भी मेजर्ड वैल्यू में 2 चीजें होती हैं, किसी भी मेजरमेंट में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है नंबर वैल्यू और साथ में उसका क्या होता है, यूनिट्स। ठीक, अब जब हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटीज हैं और आपने ये कहा है कि हम फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं। आपने लिखा ना बिगिनिंग में कि दीज आर द प्रॉपर्टीज व्हिच आर मेजरेबल। तो जब ये फिजिकल क्वांटिटीज मेजरेबल हैं, इसका मतलब है कि हर फिजिकल क्वांटिटी के पास नंबर वैल्यू भी होगी और साथ में क्या होगा, यूनिट भी होगा। तो यहां पर हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, पीक्यूएस, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर ली है पहले, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, पीक्यूएस, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और यहां पर बात किया जाए यूनिट का, यूनिट का, यूनिट में हम जा सकते हैं अलग अलग विजन पर। तो पहली जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, पहली जो आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो लेंथ है। लेंथ वाली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट था, उसमें यूनिट क्या रखा गया, मीटर। और जो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट था, जानते हैं ना एमकेएस सीजीएस, उसमें इसको क्या रखा गया, सेंटीमीटर। और जो एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट था, उसमें क्या रखा गया, फुट। ठीक है, क्लियर ये बात। और एक एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, आई फॉर इंटरनेशनल, एस फॉर सिस्टम। तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में इसको क्या रखा गया, मीटर। तो लेंथ का हिसाब किताब हो गया। उसके बाद में मास, तो एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम बोला करते थे इसको, और सीजीएस को क्या बोलते थे, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस को क्या बोलते थे, फुट पाउंड सेकेंड। तो मास के लिए एमकेएस में किसको डिसाइड किया गया है, किलोग्राम। सीजीएस में कौन है, ग्राम। और एफपीएस में कौन, पाउंड। और एसआई में क्या है, किलोग्राम। फिर चलते हैं टाइम। तो टाइम के लिए एमकेएस में किसको लाया गया है, सेकेंड। इसमें भी किसको, सेकेंड। एफपीएस में भी सेकेंड और एसआई में भी सेकेंड।
एसआई में भी क्या है, सेकेंड। इसके बाद फिर फंडामेंटल में आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एमकेएस में कौन है, एम्पियर। सीजीएस में कौन है, स्टैट एम्पियर। ठीक है। एफपीएस में काउंट ही नहीं होता। देखो एफपीएस एक्चुअली जो है वो कहां तक है, केवल 3 तक है बस। फिर भी अगर आप एफपीएस में कुछ करना चाहें तो ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते। जनरल वे में हम लोग एफपीएस में एम्पियर की बातें नहीं करते हैं, हम एमकेएस की बात करते हैं जनरल वे में, सीजीएस की बात करते हैं जनरल वे में, और किसकी बात करते हैं, एसआई। तो एसआई में भी ये कौन है, एम्पियर। यहां पर मैंने क्रॉस लगा दिया, एफर्ट्स करने पर हम एफपीएस भी बना लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं बना सकते, बना सकते हैं, बट जनरल वे में हम काउंट ही नहीं करते। फाइनली हम लोग काउंट करेंगे केवल किसको, एसआई को। इलेक्ट्रिक करंट के बाद आ गया टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एमकेएस में कौन है, केल्विन। सीजीएस में कौन है, डिग्री सेल्सियस। एफपीएस कौन है, नहीं डिफाइन करते जनरल वे में इसको। और एसआई में भी कौन है, केल्विन। ठीक। उसके बाद में फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी में चलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एमकेएस में कौन है, कैंडला। सीजीएस में नहीं डिफाइन करते इसको, एफपीएस में भी डिफाइन नहीं करते, और एसआई में डिफाइन नहीं करते। इसका मतलब ये मत समझना कि डिफाइन होता ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती ना, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो एसआई है उसका नाम है इंटरनेशनल। तो फाइनली हमें किसको डील करना होगा, इंटरनेशनल को डील करना होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एमकेएस डिफाइन नहीं करते, सीजीएस में भी डिफाइन नहीं करते, एफपीएस में भी डिफाइन नहीं करते, लेकिन एसआई में क्या है, मोल। ठीक है। ये आपकी 7 होगी, 1 2 3 4 5 6 7। कहां से ये पॉइंट आया कि भाई जो मेजर्ड वैल्यू होती है, जो मेजरमेंट होता है, वो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों रखता है। और ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज तो मेजर्ड वैल्यूज है। ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिनका कैलकुलेशन किया जा सकता है, तो इनका भी यूनिट होना चाहिए। तो एमकेएस में मेनली 3 लोग आते हैं, लेंथ, मास, टाइम, केवल 3 लोग, मेनली 3 लोग। फिर भी इलेक्ट्रिक करंट का एमकेएस कोई पीछे ही पड़ जाए क्या है, तो वही है जो एसआई है। और टेम्परेचर का एमकेएस क्या है, वही है जो एसआई का। हम लोग मेनली किस पर फोकस करते हैं, एसआई पर। ठीक। अब 2 जो सप्लीमेंट्री है जरा उनके लिए देख लेते हैं। तो जो प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल का यूनिट, प्लेन एंगल हैविंग यूनिट रेडियन, प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है, एक्सेप्टेड। और जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री। अच्छा, जो डिराइव्ड वाली है वो किससे बनते हैं, फंडामेंटल से। तो डिराइव्ड वालों की यूनिट भी किससे बनेगी, फंडामेंटल वालों से। ठीक है ना। अगर हमें फंडामेंटल पता है तो डिराइव्ड अपने आप पता हो जाएंगे। इसी तरीके से जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल देखो, क्यू, चार्ज क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। तो आई यहाँ पर क्या है, करंट। तो करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। टाइम का क्या है, सेकेंड। चार्ज क्या हो गया, एम्पियर इनटू सेकेंड। तो अगर मुझे ये 7 इधर और 2 उधर, ये 2 पता है, तो हम बाकी की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका भी यूनिट यहीं से पता कर लेंगे। ठीक है, नोट।
अब एक मिशन पर लगते हैं और मिशन ये रहेगा कि हम ये पता लगाएंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल वाली फिजिकल क्वांटिटी कितने बार शामिल है। मिशन जरा सुनिए क्या कि कोई फिजिकल क्वांटिटी दी गई तो ये पता लगाएंगे कि उस फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल वाली फिजिकल क्वांटिटी कितने बार शामिल है। तो ये जो कितने बार शामिल है ना, इसका जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं डायमेंशन। उसको क्या कहते हैं? डायमेंशन। एग्जाम्पल से पहले देखो समझो, जैसे स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में क्या है? टाइम। यही तो है, ठीक है। स्पीड बराबर हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जरा पता लगाएं कि स्पीड को बनाने में, स्पीड में फंडामेंटल वाली फिजिकल क्वांटिटीज कितने बार शामिल है। तो हम यहां पर लिख रहे हैं भाई, देखो कि स्पीड में फंडामेंटल लेंथ एक बार, डिस्टेंस यहां पर एक तरीके की लेंथ ही तो है, बोलो। और इसके ऊपर कितनी पावर है? पावर कुछ ना दिख रही है तो हमेशा क्या होती है? 1 होती। तो स्पीड में फंडामेंटल लेंथ एक बार है और टाइम माइनस एक बार है। टाइम पर भी कितनी पावर है? 1, जो कि रेसिप्रोकल में है तो हमने क्या कह दिया? -1। तो जो ये है कि लेंथ में एक पावर और टाइम में -1 पावर, ये जो है ये स्पीड की डायमेंशन है। यानी स्पीड की डायमेंशन इज इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ स्पीड इज इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ स्पीड इज इक्वल टू लेंथ में एक पावर और टाइम में -1 पावर, और जो डायमेंशन लिखी जाती है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक। इसी तरीके से चलते हैं, जरा वेलोसिटी का पता करते हैं। तो वेलोसिटी बराबर क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पर भी टाइम एक बार है, डिस्प्लेसमेंट एक बार है। याद रखो, नाम बदल जाए, डिस्टेंस का मतलब है तो लेंथ ना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है तो लेंथ। तो आप देखो कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी भी कितना आएगा? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी भी कितना आएगा? इतना ही आएगा कि नहीं आएगा? भाई वेलोसिटी की डायमेंशन में जो डिस्प्लेसमेंट है यानी टाइप ऑफ द लेंथ है, कितने बार है? एक बार। और टाइम कितने बार है? -1 बार। ये पावर किस पर लगाएंगे? फंडामेंटल पे लगाएंगे, फंडामेंटल पर। चले चलते हैं, एक और फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम चेंज। और वेलोसिटी में क्या आता है? वेलोसिटी में आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और नीचे ये आपका टाइम। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, ठीक। तो अब डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल है ना, यानी कि इन फॉर्म ऑफ द लेंथ। तो कितने बार है? एक बार। तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा लेंथ की पावर एक बार और टाइम की पावर -2 बार। तो जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे लिखते हैं कि देख करके पता चल जाता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल वाली फिजिकल क्वांटिटीज कितने बार आई हैं। जैसे एक्सेलरेशन को अगर हम ऐसे लिखें कि एक्सेलरेशन बराबर लेंथ की 1 पावर और टाइम की -2 पावर, तो क्या मैसेज मिलता है? मैसेज ये मिलता है कि एक्सेलरेशन को बनाने में फंडामेंटल वाली फिजिकल क्वांटिटी लेंथ एक बार और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टाइम कितने बार है? -2 बार है। नेगेटिव पावर का मतलब है वो कहां पर है? अपॉन में है, ठीक है। और आगे चलते हैं, जैसे फोर्स देखो भाई, तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ब्रिज बना लेते हैं, मास फंडामेंटल है ना, कितने बार है? एक बार।
और एक्सेलरेशन की डायमेंशन कितनी आ रही थी, लेंथ की पावर 1 टाइम की पावर -2। तो अब एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमें पता है, तो फोर्स की डायमेंशन आ गई। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स आ गया मास की पावर 1 और लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -2। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की डायमेंशन हार्ड वर्क से पता चल चुकी है। तो अब जो डायमेंशन हम पहचान चुके हैं उनको फर्दर के लिए क्या बना दो, एज ए फार्मूला। तो भाई एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमें पता ही है, मास की हम जानते हैं, मास अपने आप में फंडामेंटल है। ये जो पावर लगेगी किसके ऊपर लगेगी, फंडामेंटल वालों पे लगेगी। तो आप देख सकते हो कि फोर्स को अगर हम ऐसे लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास की 1 पावर, लेंथ की 1 पावर, टाइम की -2 पावर। तो क्या मैसेज मिलता है कि इस फोर्स वाली फिजिकल क्वांटिटी को बनाने में मास 1 बार, लेंथ 1 बार और टाइम कितने बार है, -2 बार। जब तुम इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन कर देते हो कि देख के ये पता चल जाता है कि इस फिजिकल क्वांटिटी को बनाने में फंडामेंटल वाली फिजिकल क्वांटिटी कितने बार आई है, तो ये जो कितने बार आई है इसी को क्या कहते हैं, डायमेंशन। क्या कहते हैं, डायमेंशन। तो डायमेंशन की डेफिनेशन क्या होगी कि व्हेन वी रिप्रेजेंट गिवन फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यहां पर गिवन फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स, यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन, यहां पर क्या है, स्पीड, यहां पर क्या है, इतनी मैंने लिखी है। जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्योंकि मुझे तो ये बता दिया गया है ना कि फंडामेंटल तो एक तरफ है, बाकी जितनी भी आपकी डिराइव है वो सब किससे मिलकर के बनी है, फंडामेंटल से मिलकर के बनी है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक बार इंडिया की स्पेलिंग को, इंडिया, तो यहां पे फंडामेंटल लेटर्स जो आई है वो कितने बार आया, 2 बार। जो लेटर एन है वो कितने बार आया, बोलो, लेटर एन जो है वो 1 बार आया है, और जो लेटर डी है वो कितने बार आया, 1 बार, और जो ए है वो कितने बार आया, 1 बार। तो मैं बोलूंगा कि इंडिया की डायमेंशन है आई की पावर 2, एन की पावर 1, डी की पावर 1 और ए की पावर 1। ठीक है, ये मतलब हो गया। बट हमें जो है उधर नहीं जाना, हमें तो केवल किसमें रहना, फिजिकल क्वांटिटीज में ही रहना। तो व्हेन वी रिप्रेजेंट गिवन फिजिकल क्वांटिटी इन पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, देन पावर इज कॉल्ड, जो पावर है वही क्या कहलाती है, डायमेंशन। जैसे फोर्स की डायमेंशन क्या है, 1 पावर मास की, 1 पावर लेंथ की और -2 पावर टाइम की। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, 1 पावर लेंथ पर, -2 पावर टाइम पर। और स्पीड की और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, 1 पावर लेंथ पर, -1 पावर टाइम पर। ठीक है ना, तो ये क्लियर है ना। तो लिखिए, हेडिंग है आपकी डायमेंशन, हेडिंग डाल दीजिए डायमेंशन, डायमेंशन लिखें। when we represent given physical quantity, when we represent given physical quantity in power of, when we represent given physical quantity in power of fundamental physical quantities, when we represent a given physical quantity in power of fundamental physical quantities, when we represent a given physical quantity in power of fundamental physical quantities, then these powers are called dimensions. These powers are called dimension of physical quantity. These powers are called dimension of physical quantity.
यानी कि डायमेंशन लिखने के लिए आपकी वो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिल करके बनी है ये ढूंढना पड़ेगा, तभी तो डायमेंशन लिख पाओगे। जैसे अब हम गए मोमेंटम के पास, तो मोमेंटम की डायमेंशन लिखनी थी भाई, मोमेंटम को P से लिखते हैं। जैसे तुमने स्क्वायर ब्रैकेट में इसको बंद किया, इसका मतलब है डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, P का मतलब मोमेंटम। तो अब दिमाग लगाओ कि मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या फंडामेंटल है? हाँ है। वेलोसिटी तो फंडामेंटल नहीं है, तो वेलोसिटी किन फंडामेंटल से मिलकर के बनी है वो पता करो, या फिर अगर तुम्हें वेलोसिटी की डायमेंशन याद है तो सीधे सीधे उसका इस्तेमाल करो। फिलहाल मुझे याद है कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, लेंथ की पावर 1 टाइम की पावर -1, तो मोमेंटम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, 1 पावर मास 1 पावर लेंथ और -1 पावर टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिनल तरीका है डायमेंशन लिखने का वो यही है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको स्प्लिट करो किसमें, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उसके बाद क्या कर लो, डायमेंशन लिख दो। और दूसरा तरीका ये कि कुछ डायमेंशंस क्या कर लें, याद कर लें, और उन्हीं डायमेंशंस की सीढ़ी बना करके आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं ना कि डायमेंशन लिखने का सबसे ओरिजिनल तरीका क्या है, गिवन फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में स्प्लिट करो। जैसे कि मोमेंटम की डायमेंशन लिखने का तरीका ये था, मोमेंटम बराबर है मास इनटू वेलोसिटी। मास तुम फंडामेंटल हो, तुम्हें कोई खतरा नहीं है, ठीक। वेलोसिटी तुम फंडामेंटल नहीं है, तुमको फंडामेंटल में तोड़ना पड़ेगा। जब वेलोसिटी को फंडामेंटल में तोड़ोगे तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल। अब डायमेंशन लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हैं। तो वो तरीका क्या है कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी को आप फंडामेंटल में स्प्लिट कर डालो, तोड़ दो और डायमेंशन लिख लो। दूसरा तरीका क्या है, कुछ जनरल लोगों की डायमेंशन क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, और उसी की सीढ़ी बनाते हुए आगे बढ़ते जाइए। तो किन लोगों की डायमेंशंस तुम्हें याद रखनी चाहिए, ठीक है ना? तो ज्यादा नहीं, लेकिन 10 लोगों की कम से कम डायमेंशंस आप याद कर लो। जैसे देखो अभी अभी आपने देखा कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू है डायमेंशन ऑफ स्पीड, और वो कितनी है, ये 1 पावर लेंथ की है, -1 पावर क्या है, टाइम की है। तो भाई लेंथ की 1 पावर है और टाइम की -1 पावर है। और फिजिक्स में तुमको एक और जबरदस्त सिंप्लिसिटी के लिए आपसे कहा कि लेंथ लिखने में थोड़ा सा ऑड आता है, सिचुएशन बड़ी ऑड फील होती है कि लेंथ लिख रहे हैं, MASS मास लिख रहे हैं, थोड़ा सा ऑड लगता है। तो उन्होंने कहा अगर कहीं पर लेंथ आपको दिखे तो लेंथ का सिंबल होगा L, और मास का सिंबल क्या होगा, कैपिटल है। और टाइम अगर कहीं पर दिखे तो उसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल T। कहीं पर अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट दिखे तो इसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल A। कुछ किताबों ने कैपिटल I भी लिखा है। कहीं पर आपको टेम्परेचर अगर दिखाई दे तो टेम्परेचर के लिए सिंबल यूज कर लेना थीटा, नहीं तो बड़ी सी स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी टेम्परेचर की, TEMP, तो थोड़ा सा ऑड सिचुएशन है। टेम्परेचर के बाद में कहीं पर अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी दिखाई दे तो उसके लिए CD यूज कर लेना, और कहीं पर अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिखाई दे तो उसके लिए MOL यूज कर लेना, ठीक। तो अब हम डायमेंशंस ऑफ स्पीड को याद रखना चाहते हैं, वेलोसिटी को याद रखना चाहते हैं, तो 1 पावर लेंथ की, लेंथ माने कैपिटल L, और -1 पावर टाइम की, टाइम माने कैपिटल T, याद हो गया। और डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो गया अभी, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन निकालने पर क्या आता है, 1 पावर लेंथ की और -2 पावर
टाइम की, ठीक है। और देखिए डायमेंशन ऑफ फोर्स, देखो धीरे धीरे अपडेट होते चलिए। इसको क्या पढ़ा जाएगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स। जैसे तुमने उस किसी फिजिकल क्वांटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया तो पढ़ा जाएगा डायमेंशन ऑफ उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम। तो निकाला गया तो कितना है, mLT माइनस 2। यार 1 पावर अंडरस्टूड होता है ना। देखो फोर्स का डायमेंशन क्या है, 1 पावर मास का, मास माने कैपिटल M, और 1 पावर लेंथ का, लेंथ माने कैपिटल L, और -2 पावर टाइम का, T माने कैपिटल T माने टाइम। और ऐसे ही वेलोसिटी की डायमेंशंस भी याद हो गई है, मोमेंटम की भी ऐसे याद हो गई है। तो आप कुछ लोगों की डायमेंशंस याद करो, बाकी सब इसी से बनते चले जाएंगे। चलो कोई फिजिकल क्वांटिटी सोचो जिसकी ये डायमेंशन हम लोग लिखेंगे। आप लोग सोचो, आप पहले बताओ कोई एक फिजिकल क्वांटिटी, फटाक से उसको सोचो, बताओ उसकी डायमेंशन हमें लिखने के लिए बताइए। पावर की, ठीक। अब इन्होंने सोचा है पावर की डायमेंशन, पावर की डायमेंशन। तो पावर में क्या आता है, वर्क आता है, टाइम आता है। तो जरा पहले वर्क के बारे में बात कर लें। अब वर्क में क्या आता है, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे बोलो यार, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कुछ और भी आगे होता है क्या, कॉस थीटा। तो जो ये कॉस के टर्म होते हैं ये सब क्या होते हैं, इनका कोई यूनिट थोड़ी ना होता है, ये तो नंबर्स होते हैं। तो यहां पर आप जो है W में वर्क में आ गया फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन रटी हुई है mLT माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट और आ गया L। साइड में अगर हम लोग इसको करें तो वर्क बराबर है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इनटू में कॉस थीटा। ये तो कुछ नंबर जैसी चीज होती है, इसका कोई यूनिट तो होता नहीं। अब फोर्स की डायमेंशन हमें याद है mLT माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट की L हो गई, ये mL स्क्वायर T माइनस 2। लीजिए वर्क की डायमेंशन आ गई mL स्क्वायर T माइनस 2। क्या कह रहा हूं, कुछ लोगों की डायमेंशंस याद कर लो, वो जो तुम्हारे लर्निंग डायमेंशंस होंगी, लर्न डायमेंशंस होंगी, वो आगे के लिए क्या बनेगी, फार्मूला। अब हम पावर पर चलते हैं। तो पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क की डायमेंशन आपने हार्ड वर्क करके निकाल ली, और टाइम की डायमेंशन T है, तो पावर की डायमेंशन क्या होगी, mL स्क्वायर T माइनस 3। आगे आप कोई फिजिकल क्वांटिटी बताओ, चार्ज की डायमेंशन। तो चार्ज की डायमेंशन, चार्ज को स्प्लिट करो, I इंटू टी। आई माने करंट, फंडामेंटल, और करंट के लिए क्या लिख सकते हैं, ए। टाइम के लिए क्या लिख सकते हैं, टी। 1 पावर को अंडरस्टूड, समझ पा रहे हो। यानी जो ओरिजिनलिटी है वो कोई फॉलो ही नहीं करता। ओरिजिनलिटी क्या है कि you should break the given physical quantity in terms of fundamental physical quantities and then put the dimensions। लेकिन लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं कि कुछ लोगों की डायमेंशंस क्या करें, याद करें, और जैसे जैसे ये नॉलेज हमारा लर्न डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट जैसे जैसे हमारे दिमाग में स्टोर होता जाता है, डायमेंशन लिखना उतना ही ज्यादा आसान होता चला जाता है। और कोई फिजिकल क्वांटिटी टॉर्क ले लेते हैं। तो टॉर्क में आता है F इंटू आर, F माने फोर्स। टॉर्क में क्या आता है, F इंटू आर। तो F माने क्या हो गया, फोर्स, R माने क्या हो गया, डिस्टेंस। तो भाई फोर्स का डायमेंशन तो हम जानते हैं, ये देखो है, और डिस्टेंस का भी डायमेंशन, जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, तो वही निकल के आएगी जो वर्क की डायमेंशन है। बोलो भाई, टॉर्क में आया फोर्स और साथ में आर माने क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मतलब L हो गया ना, और वर्क फोर्स का डायमेंशन तो जानते ही हो। तो टॉर्क का डायमेंशन वही आएगा जो किसका है, वर्क का। बोलो भाई, यहां पर आ गया टॉर्क का डायमेंशन वही आएगा जो वर्क का है। ठीक है, क्लियर है बात। आपको डायमेंशन लिखते लिखते एक
प्रॉपर्टी भी दिखाई दे रही है कि क्या डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन एक जैसी हो सकती है। आंसर है हाँ, हो सकती है। देखो वेलोसिटी और स्पीड अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन डायमेंशन कैसा है, सेम है। तो जब ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि डायमेंशंस की कुछ प्रॉपर्टीज बताओ, तो हमने ये देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज तो डिफरेंट है, लेकिन डायमेंशंस कैसा है, एक जैसा। ठीक है ये बात। अच्छा, दूसरा ये कि जिन लोगों के पास यूनिट है, जिन लोगों के पास यूनिट है उनके पास डायमेंशन भी है क्या, बिल्कुल है। देखो फोर्स के पास यूनिट होता है तो डायमेंशन है, डिस्प्लेसमेंट के पास यूनिट होता है तो डायमेंशन है। लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं होता। जैसे प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन, इसका लेकिन कोई डायमेंशन नहीं होता। एक है आपका सॉलिड एंगल, इसका यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन, लेकिन डायमेंशन नहीं होता। ऐसे एक यूनिट होती है फोन, PHON, फोन, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। तो अगर कोई हमसे ये कहे कि क्या ये गारंटी है कि यूनिट है तो डायमेंशन होगी, आंसर है ये कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता। लेकिन जिनके पास डायमेंशन है उनके पास यूनिट होगा, 100% होगा। जिनके पास डायमेंशन है उनके पास यूनिट होगा, 100% होगा। देखो ना, अब चार्ज के पास डायमेंशन है तो A और T, तो A का कोई ना कोई यूनिट तो जरूर होगा और T का भी कोई ना कोई यूनिट जरूर होगा। ठीक है, नोट करिए। हाँ, एक फिजिकल क्वांटिटी और सोच लो, इंपल्स, सुना सबने? इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। तो इंपल्स इज इक्वल टू हो गया फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है, mlt माइनस 2, और टाइम की क्या है, t, तो क्या बन गई, mlt माइनस 1। तो डायमेंशन लिखने का बेसिक तरीका क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने आई है आप उसको स्प्लिट करो, तोड़ो, तब तक तोड़ते रहो जब तक कि उसमें आपको फंडामेंटल वाले लोग नजर ना आ जाए। और दूसरा तरीका ये है, कुछ डायमेंशंस याद करो, उन्हीं का क्या बना लो, सीढ़ी बनाओ, और बाकी की डायमेंशंस लिखते चलो। चलिए और एक दो फिजिकल क्वांटिटी सोचिए और उनकी डायमेंशन लिखने में हेल्प करिए। इंपल्स हमने सोच लिया, मोमेंटम आ ही चुका है, आया है मोमेंटम, नहीं आया, चलो लिख देते हैं। मोमेंटम की जो डायमेंशंस थी जब निकाली थी, क्योंकि मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो mlt माइनस 1, mlt माइनस 1। ठीक है।